हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम गर्ल्स वर्दी के प्ले से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि आपकी जस्टिस हो गया, लॉयल्टीज़ हो गया, मॉब हो गया और भी विंडोज़ वगैरह प्ले है। तो इसमें हम वो सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं और जिसमें आपको 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ये मेरे पीडीएफ से क्वेश्चन हैं, जो न्यू वाली पीडीएफ मैं बना रही हूँ, जो अभी कंप्लीट हो गई है, लगभग पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। ये न्यू वाली पीडीएफ के क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसमें आपको ओनली आंसर नहीं मिलेगा, आंसर के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा इस वाली पीडीएफ में, ठीक है। और जो पुरानी वाली पीडीएफ है उसमें वो तो कंप्लीट है, आपका 4 राइटर्स उसमें कंप्लीट है, जिसके लिए आपको 199 पे करना होगा, फिर तभी मिलेगी ये पीडीएफ आपको, ठीक है। कंप्लीट राइटर इसमें है, लेकिन इसमें क्या है कि क्वेश्चन विद आंसर है, यानी कि आपको सिर्फ आंसर मिलेगा। प्रैक्टिस सेट समझ लीजिए, वो ये प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। और इसके ये कंप्लीट टीजीटी है, इसके साथ लिटरेरी टर्म्स, मूवमेंट्स, फिगर ऑफ स्पीच सब मिलने वाले हैं। और इसके लिए भी आपको पे करना होगा 79, ज़्यादा नहीं है, मिनिमल है, 79 पे करना होगा। तो ये आपको लिटरेरी टर्म वगैरह मिल जाएगा और इसमें कंप्लीट 4 राइटर 199 में मिलेगा। जो कोई भी इंटरेस्टेड है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके ले सकता है। जो कोई भी इंटरेस्टेड है वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकता है। ओके, 1 मिनट, व्हाट्सअप करेंगे, आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगी इस नंबर पे, ठीक है। और आप पीडीएफ में इंटरेस्टेड है 4 राइटर से, या फिर ये दोनों अगर आप लेते हैं तो 278 आपको पे करना होगा, ठीक है। अगर दोनों लेते हैं तो आपको पूरा कंप्लीट समझ लीजिए 278 में आपको कंप्लीट टीजीटी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जिसमें आपके 4 राइटर्स भी रहेंगे और जिसमें आपका ये लिटरेरी टर्म्स जो ये वाला पार्ट है, पोर्शन है, ये वाला भी कवर है। तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप ओनली व्हाट्सअप करेंगे, कोई कॉल नहीं करेगा, सिर्फ व्हाट्सअप करके आप अवेल कर सकते हैं इस पीडीएफ को, ठीक है। और ये न्यू वाली पीडीएफ है, ये जो न्यू वाली पीडीएफ है अभी कंप्लीट हो चुकी है, जिसके कुछ क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी विलियम वर्ड्सवर्थ के करा भी दिए थे। आज हम गर्ल्स वर्दी का देखेंगे, उनके वर्क से रिलेटेड है। देखिए राइटर भी है, राइटर के साथ साथ उनके वर्क का भी क्वेश्चन कंप्लीट है, इसमें भी वही है, ये वाली पीडीएफ में भी वही है। राइटर भी है, राइटर के साथ साथ उनके जो वर्क्स हैं वो वर्क्स के भी सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बट इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसमें आपको आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। फिलहाल अभी ये बिक नहीं रही है, ओनली भी बन रही है, ठीक है। तो जब परचेस करना होगा तो बताइएगा। ये वाला अगर आपको लेना रहेगा तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है। ये नंबर आप ले सकते हैं, क्योंकि आपको नया पीडीएफ लेना या पुराने वाले लेना तो इस नंबर पे आपको मिल सकता है। आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए 1231 क्वेश्चन, यानी कि मैं 20 से ही ले हूँ, अपने पीडीएफ से क्वेश्चन करा रही हूँ। हु इज़ विलियम फाल्डर एंड व्हाट इज़ हिज रोल इन जस्टिस, ठीक है। 1 मिनट, इसको एरेज करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, विलियम फाल्डर कौन है और जस्टिस में विलियम फाल्डर कौन है और इसका रोल क्या है ये बताना है। सीनियर क्लर्क है, लॉयर है, जूनियर ऑफिस क्लर्क है या डिटेक्टिव है, क्या है बताना है, ठीक है। ओके, तो कि जस्टिस में ये सभी को पता है, जस्टिस में जो विलियम फाल्डर है ये क्या है, इसका रोल क्या है, एक जूनियर क्लर्क, ऑफिस क्लर्क है, ठीक है। एक जूनियर ऑफिस क्लर्क है, ये याद रखना है। विलियम फाल्डर ये प्ले का मुख्य कैरेक्टर है, ये भी याद रखिएगा, यानी कि लीड कैरेक्टर है। ये जैसे हीरो होता है ना, उसी तरह ये लीड कैरेक्टर है। ये समझ लीजिए कि जस्टिस का हीरो है, प्रोटैगनिस्ट है, ये भी याद रखिएगा। ये जो कि एक जूनियर ऑफिस क्लर्क के रूप में काम करता था। ये एक सरल और मासूम व्यक्ति है और जो परिस्थितियों के कारण यह अपराध कर ले जाता है और उसी की वजह से उसका जो चरित्र है वो न्याय प्रणाली और समाज की खामियों को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया है इन्होंने, गर्ल्स वर्दी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम। नेक्स्ट वन है, व्हाई डज विलियम फाल्डर कमिट फॉर्जरी इन जस्टिस। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो फाल्डर ने जालसाजी क्यों किया था, आखिर उसने फॉर्जरी का काम, ये फॉर्जरी वाली कमिट क्यों किया, जालसाजी वाला काम क्यों किया था जस्टिस में विलियम फाल्डर ने। टू पे ऑफ डेट, या फिर फॉर हिज स्वीट हार्ट रूथ हनीवेल टू एस्केप हर हस्बैंड्स ब्रूटलिटी, टू गेट रिच क्विकली, टू हेल्प हिज फ्रेंड। क्या करने के लिए उसने ये फॉर्जरी की थी जस्टिस में। तो फाल्डर जो फॉर्जरी करता है वो इसलिए करता है क्योंकि वो उसकी जो बिलबेड है, बिलबेड कौन रहती है, रूथ हनीवेल,
और रुथ हनीवेल को ही उसके हिंसक पति से बचाना चाहता था। ठीक है, तो यही करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। अपने स्वीटहार्ट रुथ हनीवेल को वो उसके ब्रूटली मतलब हिंसक जो पति है उससे बचाने के लिए ही वो ये फॉर्जरी वाला काम कर लिया था। मतलब खुशी से नहीं किया था, वो किसी को बचाने के लिए ये अपराध कर बैठा था। ठीक है, और ये जो फॉर्जरी वाला काम करता है इस प्ले में, ये घटना प्ले की मुख्य कहानी को आगे बढ़ाती है और दिखाती है कि जो परिस्थितियाँ हैं ना, कि कैसे परिस्थितियाँ एक अच्छे इंसान को गलत रास्ते पे ले जा सकती है। परिस्थितियाँ एक अच्छे इंसान को गलत रास्ते पे ले जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे। आपको इस पीडीएफ में ना एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा और हिंदी में मिलने वाला, ये भी बता दे रही हूँ। ये जो पीडीएफ रहेगा आंसर के साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, वो भी हिंदी में मिलने वाला है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्वेश्चन का मतलब क्या है। आंसर भी बहुत अच्छे से समझाया है हिंदी में इस पीडीएफ में। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल पीडीएफ बन रही है। ठीक है, व्हाट हैपन्स टू फाल्डर आफ्टर कन्फेसेस टू फॉर्जरी, इसका बताना है कि जब उसने अपने अपराध को कन्फेस कर लिया था, जो फॉर्जरी उसने किया था उसको कन्फेस कर लिया था, तो क्या हुआ। जैसे इंसान गलती करता है तो जब सामने गलती आती है उसकी, तो कुछ इंसान होते हैं स्वीकार कर लेते हैं कि मुझसे गलती हो गई है। तो उसके बाद इसने क्या की, मतलब फाल्डर ने तो अपनी गलती मान लिया कि हाँ मुझसे गलती हो गई है, मैंने फॉर्जरी किया है, ये मुझसे गलती, उसने अपने अपराध को कन्फेस कर लिया, अपनी गलती स्वीकार कर लिया। लेकिन इसके बाद फाल्डर के साथ क्या होता है, क्या उसे दया मिलती है, क्या उसे माफ़ कर दिया जाता है, या फिर उसे सज़ा दी जाती है, क्या किया जाता है, वही पूछा जा रहा है। ही इज़ एक्विटेड, कि ही इज़ सेंटेंस्ड टू प्रिजन, कि ही एस्केप, ही इज़ फाइंड। क्या किया जाता है जब वो अपनी गलती मान लेता है कि हाँ मैंने फॉर्जरी की है, अपनी गलती को वो कन्फेस कर लेता है, उसके बाद न्यायिक जो व्यवस्था है वो उसके साथ क्या करती है, दया नहीं सिखाती है, बिल्कुल वो उसे क्या करती है, ही इज सेंटेंस टू प्रिजन। ठीक है, वो उसे दया नहीं दिखाती है, वो अपनी गलती स्वीकार तो कर लेता है, लेकिन जो न्यायिक व्यवस्था है वो उसे दया नहीं दिखाती है, उसे जेल की सज़ा सुना दी जाती है। ठीक है, और ये जो घटना है ये न्याय प्रणाली की कठोरता और उसमें सहानुभूति की कमी को दर्शाता है कि जो न्याय प्रणाली है वो कितनी कठोर है। एक इंसान मजबूरी में गलती किया है, कोई मतलब एक होता ना कि इंसान मैं अमीर बनना चाहता है, कि इंसान की चोरी करना, क्लेप्टोमेनिया, जो इंसान को चोरी करना ही आता है कि मुझे चोरी करना है या अपने फ़ायदे के लिए करना है, लेकिन ये अपने फ़ायदे के लिए नहीं करता, ये उसकी जो बिलवेड रहती है, उसके हस्बैंड बहुत ही बेकार होता है, उससे बचाने के लिए ये फॉर्जरी का काम करता है, मतलब परिस्थितियाँ उसे ऐसा करा देती हैं। उसके बावजूद इसने अपने फॉर्जरी को कन्फेस कर लिया, लेकिन जो न्यायिक व्यवस्था है वो उसके साथ क्या करती है, कठोरता से ही उसके साथ पेश आती है, उसमें कोई भी सिंपैथी नहीं दिखाते हैं। तो ये प्ले उसी को दिखाता है, न्याय प्रणाली की कठोरता और उसमें जो सहानुभूति है, यानी कि उसके अंदर सिंपैथी की कमी को दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम। व्हाट इज़ फाल्डर्स फेट एट द एंड ऑफ जस्टिस, तो जस्टिस के अंत में जो फाल्डर का फेट है वो क्या था, मतलब जो फाल्डर का फेट था प्ले जो जस्टिस है उसके अंत में क्या था। ही एस्केप टू न्यू कंट्री, या ही गेट्स अ न्यू जॉब, ही थ्रोज हिमसेल्फ डाउन द स्टेयर्स एंड डाइज, ही मैरिज रुथ हनीवेल। मतलब उसके भाग में क्या लिखा था, जस्टिस के अंत में फाल्डर के साथ हुआ क्या था, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं, जिन्होंने पढ़ा होगा जस्टिस को वो जानते ही होंगे कि नाटक के अंत में फाल्डर के साथ क्या होता है, न्यायिक और सामाजिक दबावों को सहन नहीं कर पाता है, उसके ऊपर बहुत सारे मतलब उसको प्रेशर हो जाता है, उसको जेल करा दिया जाता है, बेचारा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होता है वो, और जो न्यायिक है जो सामाजिक दबाव को सहन नहीं कर पाता और अपनी जान ले लेता है। ये न्याय प्रणाली की विफलता को दिखाता है, एक निर्दोष व्यक्ति के जीवन को नुकसान का उजागर करता है। यहाँ पे राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, हु आर द चीफ प्रोटैगनिस्ट इन स्ट्राइफ। देखिए वहाँ तक जस्टिस से क्वेश्चन था, अब यहाँ से स्ट्राइफ का क्वेश्चन आ गया है। आप देख सकते हैं सारे प्लेस को कवर किया गया है, मैंने इस पीडीएफ में कवर किया है सारे प्लेस को। ठीक है, अब यहाँ पे बताना है हु आर द चीफ प्रोटैगनिस्ट इन स्ट्राइफ। स्ट्राइफ में जो मुख्य प्रोटैगनिस्ट हैं वो कौन कौन है बताना है यहाँ पे। एनी अंडरवुड या सीमन हार्नेस, डेविड रॉबर्ट्स या जॉन एंथनी, एडगर एंथनी या मिसेस जॉन्स या एनी या फिर एनिड। कौन है स्ट्राइफ के मुख्य प्रोटैगनिस्ट। ओके, तो देखिए जो स्ट्राइफ है उसकी जो मुख्य प्रोटैगनिस्ट है, आई थिंक स्ट्राइफ 1909 में आया था। ठीक है, आई थिंक इसलिए लगा दिया, कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ इस वजह से। तो 1909 में आया था, जो जस्टिस आया था वो 1910 में आया था।
ठीक है। तो यहाँ पे जो स्ट्राइफ है वो इसका मुख्य जो प्रोटैगनिस्ट है वो आपके बी करेक्ट हो जाएगा, डेविड रॉबर्ट्स और जॉन एंथनी। जॉन एंथनी कौन रहता है? टिन प्लेट, ठीक है, ट्रिनार्था जो कंपनी होती है ट्रिनार्था, उसी के हेड रहते हैं। और डेविड रॉबर्ट्स तो आप सभी लोग जानते हैं लेबरर्स के ये हेड रहते हैं। तो ये दोनों मुख्य प्रोटैगनिस्ट हैं, ठीक है। जो मुख्य है वो डेविड रॉबर्ट्स है और जॉन एंथनी है। रॉबर्ट्स जो है वो लेबरर्स के मुख्य है, नेता है, जबकि एंथनी जो है वो अब पता ही है। ये जो दोनों कैरेक्टर है ना, इन दोनों के बीच में ही एक संघर्ष नाटक की कहानी को आगे बढ़ाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, व्हाट इज़ द मेन कॉन्फ्लिक्ट इन स्ट्राइफ? स्ट्राइफ में जो मुख्य कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या है, उसमें क्या दिखाता है? लेफ्ट ट्राइंगल तो नहीं है, पॉलिटिकल स्ट्रगल भी नहीं है, फैमिली फ्यूड भी नहीं है। वो कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है, किस कॉन्फ्लिक्ट को? कैपिटलिस्ट एंड वर्किंग क्लास के बीच, वर्किंग क्लास के मजदूर और कैपिटलिस्ट उनके बीच एक कॉन्फ्लिक्ट, एक संघर्ष को दिखाता है, ठीक है। जो प्ले है ना वो मुख्य विषय, मुख्य थीम है, जो पूंजीपतियों और जो श्रमिक वर्ग के बीच एक संघर्ष, कैपिटलिस्ट और वर्किंग क्लास, यही आपका डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। और ये दिखाता है कि कैसे दोनों पक्षों की जिद और अहंकार से समाज और व्यक्तियों का नुकसान होता है। दोनों ही तरफ से जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, चाहे वो कैपिटलिस्ट हो चाहे वर्किंग क्लास में, इसमें रॉबर्ट रहते हैं और इसमें एंथनी, यही दो व्यक्ति क्या करते हैं? अपनी जिद पे अड़े रहते हैं। ये इनसे अपनी मांग पूरी करवा रहे हैं, लेकिन ये इनकी मांग नहीं पूरी कर रहे हैं, और ये जो कह रहे हैं वो ये नहीं मान रहे हैं। तो यही चीज़ें अडिग रहती हैं प्ले में, ठीक है। चाहे भले किसी की जान जाए, चाहे कुछ भी जाए, इस प्ले में कुछ नहीं, ये दोनों अपने अपने जगह पर अडिग रहते हैं, अटल रहते हैं कि मेरी जिद पूरी होगी, आप करना, या फिर ये कहते हैं मेरी जिद तुम पूरी करो। इससे इनके पीछे जो मजदूर हैं उनका नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ें इसमें दिखाई जाती हैं। तो यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, नेक्स्ट वन है हु रिप्रेजेंट द ट्रेड यूनियन इन स्ट्राइफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? स्ट्राइफ में जो ट्रेड यूनियन है उसको रिप्रेजेंट कौन करता है? एंथनी रॉबर्ट्स हार्नेस या एडगर एंथनी, ठीक है। मतलब ट्रेड यूनियन का प्रतिनिधित्व कौन करता है, रिप्रेजेंट कौन करता है? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? स्ट्राइफ की बात हो रही है। ये चारों ही स्ट्राइफ के कैरेक्टर हैं, एक बात याद रखना, जॉन भी है, डेविन भी है, सिमन भी है, एडगर भी है, साइमन भी है और एडगर भी है। तो स्ट्राइफ में जो ट्रेड यूनियन को रिप्रेजेंट करने वाला कौन है? साइमन हार्नेस है, ये याद रखना। साइमन हार्नेस जो है वो प्ले में ट्रेड यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। वो श्रमिकों यानी कि मजदूरों के अधिकारों और हितों के लिए आवाज़ भी उठाते हैं, ये साइमन हार्नेस, ठीक है। उनका जो चरित्र है वो मजदूरों के आंदोलन की जटिलताओं को दर्शाता है, यानी कि ये उनके लिए, लेबरर्स के लिए आवाज़ उठाते हैं स्ट्राइफ में, याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ द स्ट्राइक इन स्ट्राइफ? तो स्ट्राइफ में जो स्ट्राइक होता है कैपिटलिस्ट और लेबरर्स के बीच में, जो स्ट्राइक होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, उस स्ट्राइक का रिजल्ट क्या निकलता है, उसका परिणाम क्या निकलता है? कंप्लीट विक्ट्री फॉर द वर्कर्स, यानी कि वर्कर्स को कंप्लीट विक्ट्री मिल जाती है, यानी कि दोनों, अब मैंने अभी कहा कि रॉबर्ट एक तरफ है, एक तरफ एंथनी है, ये अपनी मांग पूरी करवा रहे हैं कि तुम मेरी मांग पूरी करो, ठीक है। इनके पीछे मजदूर हैं, सब इनके पीछे सारे मजदूर हैं, और ये हेड है मजदूर का, लेबरर्स का, और इधर ये अपनी कंपनी का हेड है, ये अपनी कह रहा है कि मेरी मांग पूरी करो, यानी कि मेरी बात को माना जाए, रखा जाए, जो मैं कह रहा हूँ जैसे रहो। बट ये लोग क्या कर रहे हैं? अपनी मांग पूरी करवा रहे हैं, बट दोनों ही अपनी जगह पे अडिग हैं। इससे किसका नुकसान हो रहा है? मजदूरों का, लेबरर्स का नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए पूछा जा रहा है कि स्ट्राइक में जो स्ट्राइक हुआ था उसका अंत में परिणाम क्या हुआ था? क्या वर्कर्स को पूरी तरह से जीत मिल गई थी, या कंपनी वालों को पूरी तरह से जीत मिल गई थी, या कंप्रोमाइज़ एंड सेटलमेंट ऑफ टर्म्स पर्पज्ड इनिशियली क्या हो गया था? यानी कि जो स्ट्राइक का अंत है वो दोनों पक्षों के बीच समझौते के साथ होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो स्ट्राइक में जो स्ट्राइक होता है, हड़ताल होता है, उसका जो अंत है वो दोनों ही पक्षों के बीच एक समझौता होता है, एक कंप्रोमाइज़ हो जाता है। ये समझौता वही है जिसे शुरू में प्रस्तावित किया गया था, ठीक है। वही समझौता होता है जो शुरू में प्रस्तावित किया जाता है। ये दिखाता है कि संघर्ष और जिद का परिणाम अंततः समझौते में ही निकलता है, ठीक है।
तो यहाँ पे राइट आंसर यह हो जाएगा, मतलब दिखाता है कि जो संघर्ष है और जिद का जो परिणाम होता है वो अंततः समझौते में ही निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द स्ट्राइक इन स्ट्राइफ। स्ट्राइफ में जब स्ट्राइक हो रहा था उस समय क्या हुआ था, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ था, सेम वही पूछा है, बट यहाँ पे भी आपने ये एंड का पूछ लिया है कि एंड में क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पे पूछा जो है कि उसी समय जब स्ट्राइफ में स्ट्राइक हो रहा था तो उस समय हुआ क्या था, ठीक है, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकला था, ये भी रिजल्ट ही है, परिणाम क्या हुआ था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा उस समय एक महिला की डेथ हो जाती है, ठीक है। द डेथ ऑफ वन वुमेन एंड द सफरिंग ऑफ रॉबर्ट्स एंड एंथनी, दोनों लोग झेलते हैं। हड़ताल के दौरान ही महिला की मौत हो जाती है और रॉबर्ट्स और एंथनी दोनों ही व्यक्तिगत और भावनात्मक कष्टों का सामना करना पड़ता है उनको। और ये जो प्ले है ना स्ट्राइफ, ये दिखाता है कि समाज में हो या आर्थिक संघर्ष का, समाज में कोई भी चीज़ होती है या आर्थिक चीज़ें होती हैं वो व्यक्तिगत जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ लॉयल्टीज़। देखिए लॉयल्टीज़ को भी कवर किया गया है इसमें कि जो लॉयल्टीज़ है उसका सेंट्रल थीम क्या है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लव एंड ड्यूटी, या रेशियल प्रिजुडाइज ऑफ क्रिश्चियन अगेंस्ट ज्यूज एंड एंटीसेमिटिज्म इन एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटीज़, या फिर स्ट्रगल फॉर सोशल इक्वालिटी, या इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा, लॉयल्टीज़ का सेंट्रल थीम क्या है। आई थिंक लॉयल्टी 1922 में आया था, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर लॉयल्टीज़ की जो सेंट्रल थीम है इसमें क्या होता है कि सामाजिक असमानता और यहूदी विरोध यानी कि एंटीसेमिटिज्म को मुख्य प्रमुख विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। जो यहूदी विरोध है यानी कि जो जूइस हैं और एंटीसेमिटिज्म को मुख्य विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसमें दिखाया गया कि कैसे एक जूइस फर्डिनेंड डी लेविस ईसाई उच्च वर्ग के पूर्वाग्रह के भेदभाव का शिकार बनता है। ये प्ले समाज में मौजूद धार्मिक और जातीय सहिष्णुता पर सवाल उठाता है। तो यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा, रेशियल प्रिजुडाइज ऑफ क्रिश्चियन, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज़ कैप्टन रोनाल्ड डेंसी इन लॉयल्टीज़। लॉयल्टीज़ में जो कैप्टन रोनाल्ड डेंसी हैं ये कौन है, एक प्रॉस्पेरियस ज्यू हैं, डिटेक्टिव हैं, क्रिश्चियन एंड मेन कैरेक्टर हैं, वेल्दी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। कौन है ये कैप्टन रोनाल्ड डेंसी। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, एक क्रिश्चियन और मेन कैरेक्टर है इस प्ले के, ठीक है। याद रखना है कैप्टन रोनाल्ड डेंसी जो है वो प्ले का मुख्य ईसाई कैरेक्टर है और जो कि एक अभिजात वर्ग का व्यक्ति है और ये स्टोरी मुख्य विवाद के केंद्र है। उसके कार्य समाज में ईमानदारी और विश्वास पर सवाल खड़े करते हैं। तो सी करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, व्हाई डज कैप्टन रोनाल्ड डेंसी स्टील मनी फ्रॉम फर्डिनेंड डी लेविस इन लॉयल्टीज़। तो लॉयल्टीज़ में कैप्टन रोनाल्ड डेंसी फर्डिनेंड डी लेविस का पैसा क्यों चुराते हैं, उनका मनी क्यों चुराते हैं, पैसे क्यों चुराते हैं, कौन चुराता है, फर्डिनेंड डी लेविस का इनका पैसा रहता है और चुराता कौन है, रोनाल्ड डेंसी। क्यों चुराते हैं ये बताना है। टू पे ऑफ हर डेट, टू बाय मतलब अपने कर्ज को चुकाने के लिए, नए घर खरीदने के लिए, कि टू कवर हिज स्टेबल एक्सपेंसेस एंड अवॉइड एक्सपोजर, ठीक है, एक्सपोजर फ्रॉम पोलियो रिकॉर्ड्स, या टू फंड अ बिजनेस वेंचर, ठीक है, बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, टू कवर हिज स्टेबल एक्सपेंसेस एंड अवॉइड एक्सपोजर फ्रॉम पोलियो रिकॉर्ड्सो, ठीक है। तो मतलब डेंसी यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि डेंसी जो है वो आर्थिक रूप से तो कमज़ोर है, प्ले में दिखाया गया है, और स्टेबल है और वो खर्चों को पूरा करने के लिए ही चोरी करता है। वो चोरी क्यों करता है, यही रीज़न है। ये प्ले में समाज में आर्थिक समस्याओं और चरित्र की कमजोरी को उजागर करता है। नेक्स्ट वन पाएंगे, व्हाट हैपन्स टू डेंसी एट द एंड ऑफ लॉयल्टीज़। तो अंत में डेंसी के साथ क्या होता है, लॉयल्टीज़ के अंत में डेंसी के साथ क्या होता है, एक्विटेड कर लिया जाता है कि वो कंट्री से भाग जाता है, ही फ्लीज द कंट्री, ही कमिट सुसाइड फॉर शूटिंग हिमसेल्फ, कि ही इज़ इम्प्रिजन। क्या किया जाता है बताना है यहाँ पे, एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, लॉयल्टीज़ में डेंसी, रोनाल्ड डेंसी लास्ट में क्या करता है, वो अपने आप को मार लेता है, शूट कर लेता है अपने आप को ही,
ठीक है। अंत में जो डेंसी है वो समाज और कानूनी जांच के दबाव को सहन नहीं कर पाता, पता चल जाता है कि चोरी इसी ने की है, और फिर उसको पता चल जाता है कि मैं एक कैप्टन रहा हूँ। कहीं ना कहीं इसकी प्रतिष्ठा का भी मतलब सम्मान की भी बात होती है कि एक कैप्टन होके इस तरह का काम कैसे करना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। डेंसी समाज और कानूनी जांच के दबाव को सहन नहीं कर पाता और खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लेता है, ठीक है। ये घटना दर्शाती है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रह और अपराध बोध जीवन को भी समाप्त कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, व्हाट इज़ द थीम ऑफ मॉब। मॉब का क्या थीम है बताना है यहाँ पे। ये आया था 1915 में, मॉब आई थिंक 1915 में। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द मॉब, तो मॉब का है उसका थीम क्या है जो मॉब है। तो मॉब में क्या दिखाया जाता है, एक आदर्श व्यक्ति की कहानी है जो अन्यायपूर्ण युद्ध का विरोध करता है, ठीक है। ये प्ले भीड़ की मानसिकता और समाज में नैतिक मूल्यों की कमी को उजागर करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, द लाइफ ऑफ एन आइडियलिस्ट हु अपोज अनजस्ट वॉर। एक आइडियलिस्ट की जीवन की कहानी है जो अनजस्ट वॉर के विपरीत रहता है, विरोध करता है, जो अन्यायपूर्ण युद्ध का विरोध करता है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, व्हाट हैपन्स टू स्टीफन मूर इन द मॉब। तो ये भी याद रखना है कि मॉब के ये कैरेक्टर है स्टीफन मूर। कैरेक्टर पूछ भी लिया जाता है, ठीक है, कैरेक्टर अक्सर करके पूछे जाते हैं। तो कैरेक्टर अपने मस्ट है कि कैरेक्टर चाहे 4 राइटर्स के कैरेक्टर अपने याद रखना है, चाहे वो शेक्सपियर के हो गए, चाहे वो आपके मिल्टन के हो गए, चाहे वो आपके गोल्सवर्दी के। वर्ड्सवर्थ का ऐसा कुछ है नहीं कैरेक्टर का, बट याद रखना है आपको उनकी पोएम की लाइनें वाइनें, ठीक है। गोल्सवर्दी के कैरेक्टर्स भी इंपॉर्टेंट हैं, कैरेक्टर से भी क्वेश्चन आते हैं और उनके प्लेस से क्वेश्चन आते हैं, तो ये याद रखना है। स्टीफन मूर जो है मॉब में, जो स्टीफन मूर है उनके साथ क्या होता है, ठीक है, ये कैरेक्टर है, ये याद रखना है, ओके। तो क्या होता है ये बताना है। ही बिकम्स अ सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बन जाते हैं कि ही इज़ पब्लिकली अटैक्ड, forced to resign and killed by an angry mob. He wins a major court case. He fills the country. क्या करते हैं, तो स्टीफन मूर के साथ क्या होता है। स्टीफन मूर जो है वो समाज में अपने सिद्धांतों के लिए भारी कीमत उनको चुकानी पड़ती है। उन्हें पब्लिकली अपमानित किया जाता है, इस्तीफ़ा देने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता है, और एट द एंड उन्हें क्रोधित मतलब एक एंग्री मॉब जो होती है उनके द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। तो ही इज़ पब्लिकली अटैक्ड, फोर्स्ड टू रिज़ाइन, किल्ड बाय एन एंग्री मॉब। इतना बेचारे के साथ हो जाता है स्टीफन मूर के साथ, ठीक है, ध्यान रखना है। अगर आपने प्ले पढ़ा होगा तो रिलेट कर पा रहे होंगे क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट वन है, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ अ बिट ओ लव। अ बिट ओ लव भी है, ये भी गोल्सवर्दी का ही वर्क है, अ बिट ओ लव। इसका मेन थीम क्या है बताना है। रिवेंज एंड बिट्रेयल की एब्सोल्यूट फॉरगिवनेस, या लव एंड रोमांस की पॉलिटिकल इंट्रिग, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ मैंने बताया था, मॉब था ना, एक मिनट, हाँ यहाँ पे 1915 नहीं है, 1914 में ये पब्लिश हुआ था, ठीक है, ये याद रखना है। 1915 नहीं है, 1915 नहीं है, 1914 है, ठीक है, ये याद रखना है। और ये भी याद रखना है, इसमें आप 4 एक्ट प्ले है ये, ठीक है, ये भी याद रखना है, ये 4 एक्ट प्ले है, ओके, ठीक है, जो अर्ली 20th सेंचुरी में लिखा गया था, तो ये याद रखना है। अच्छा, हम ये वाले क्वेश्चन पे थे ना, चलिए नेक्स्ट वन पे आते हैं, ओके, यस यही क्वेश्चन था, ओके। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि अ बिट ओ लव का जो मेन थीम है वो क्या है। अ बिट ओ लव ये भी प्ले है, गोल्सवर्दी का ये प्ले है। जॉनर भी आपने याद रखना है, ठीक है, जो जॉनर होता है उसको जॉनर बोलो या जॉनरा बोलो, दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक ही है, लेकिन जॉनरी वर्ड नहीं होता, ठीक है, जॉनरा होता है या जॉनर होता है, ठीक है। ये प्ले है, ये भी याद रखना है। और ये आया कब था, तो 1915 में इसकी डेट है, मैंने शायद गलती से बता दिया था, 1915 इसकी डेट है, वो 1914 था जो मॉब था, ठीक है, ठीक है, और ये याद रखना है, ओके। तो इसमें जो चीज़ें हैं, अ बिट ओ लव ये आपका प्ले है, 1915 में आया भी था, मतलब परफॉर्म्ड हुआ था पहली बार, फर्स्ट परफॉर्म्ड, ठीक है, ये याद रखना है, फर्स्ट परफॉर्म्ड, ओके। और ये इसमें जो स्टोरी है ये भी याद रखना है। लाइडिया कैरियो ये कैरेक्टर है, लाइडिया
कैरियो, ये एक फीमेल कैरेक्टर है, यानी आप इसे हीरोइन बोल सकते हो, प्रोटैगनिस्ट बोल सकते हो, फीमेल प्रोटैगनिस्ट है ये लाइडिया कैरियो, जिसको एक आदमी से प्यार हो जाता है। किससे प्यार हो जाता है? ठीक है, जिसको प्यार हो, फॉल्स इन लव विद अ मैन नेम्ड माइकल। माइकल नाम के एक आदमी से इसको प्यार हो जाता है। यही स्टोरी है, ठीक है, माइकल। तो इसमें अ बिट ऑफ लव में क्या होता है? अ बिट ऑफ लव में ये पूरी मतलब स्टोरी है जो पूरी इन्हीं दोनों कैरेक्टर के बीच में घूमती है। यही है, ये लाइडिया कैरी है, ये फीमेल प्रोटैगनिस्ट है जिसको एक मेल से, माइकल से प्यार हो जाता है। ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि मेन थीम क्या है? रिवेंज एंड बिट्रेयल है कि एब्सोल्यूट फॉरगिवनेस है कि लव एंड रोमांस है कि पॉलिटिकल इंट्रीग है? तो अ बिट ऑफ लव जो मुख्य थीम है वो क्या है? एब्सोल्यूट फॉरगिवनेस है। ठीक है, याद रखना है। ये दिखाता है कि प्रेम और जो लव है और जो माफ़ी है, मतलब प्रेम और क्षमा में कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति होती है। तो यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट वन है व्हाई डज माइकल स्ट्रेंजवे डिसाइड टू लीव द विलेज इन अ बिट ऑफ लव। देखिए यही माइकल है, ये फुल नेम है उसका। ठीक है, जो लाइडिया कैरी थी, इसकी ये भी याद रखना है, ये इसकी हीरोइन है। ठीक है, मेन प्रोटैगनिस्ट है इस प्ले की। ठीक है, प्रोटैगनिस्ट है इस प्ले की। इसको इससे प्यार हो जाता है माइकल से। अब इसका पूरा नाम है माइकल स्ट्रेंजवे। तो यहाँ पे वही पूछा जा रहा है कि माइकल स्ट्रेंजवे वो डिसाइड टू लीव द विलेज, गांव को छोड़ने के लिए डिसाइड करता है इन अ बिट ऑफ लव में। ठीक है, क्यों करता है पूछा जा रहा है, क्यों करता है? ही इज़ टायर्ड ऑफ द विलेज लाइफ, मतलब वो अपने विलेज लाइफ से टायर्ड है इस वजह से कि हिज वाइफ्स डिजर्शन बिकम्स द टॉपिक ऑफ डिस्कशन एंड पीपल मिसजज हिम एज अ कावर्ड। ही वॉन्ट्स टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ एल्सवेयर, ही गेट्स अ न्यू जॉब ऑफर। तो माइकल स्ट्रेंजवे जो है वो अपनी पत्नी को परित्याग के कारण समाज में गलतफहमी का शिकार बनता है। लोग उसे कायर समझते हैं, जिससे वो मानसिक रूप से परेशान होकर गांव छोड़ने का निर्णय लेता है। यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, हु स्टॉप्स माइकल स्ट्रेंजवे फ्रॉम कमिटिंग सुसाइड इन अ बिट ऑफ लव। बिट ऑफ लव में जो माइकल स्ट्रेंजवे है वो सुसाइड करने जाता है, तो स्टॉप कौन करता है? ठीक है, कौन स्टॉप करता है ये बताना है। ओके, मतलब वो सुसाइड करने जाता है बिट ऑफ लव में, तो स्टॉप कौन करता है, कौन रोकता है? उसकी वाइफ बैटरेज की जो विलेज प्रिस्ट है वो कि टिब्बी जारलैंड एंड जैक श्रेमर या बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। टिब्बी जारलैंड है और जैक क्रेमर है, इन्होंने ही उनके कमिट को, मतलब जो सुसाइड कमिट करने जा रहे थे उसको इन्होंने स्टॉप किया था। तो टिब्बी जारलैंड और जैक क्रेमर सही समय पर माइकल को आत्महत्या करने से रोकते हैं और ये घटना जीवन में दूसरों की सहानुभूति और समर्थन को महत्व को दर्शाती है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट वन है व्हाट डज माइकल स्ट्रेंजवे बिलीव इन एट द एंड ऑफ अ बिट ऑफ लव। अ बिट ऑफ लव के अंत में माइकल स्ट्रेंजवे का विश्वास क्या होता है? रिवेंज की वेल्थ एंड पावर, लव एंड फॉरगिवनेस की सक्सेस एंड एम्बिशन। तो अंत में माइकल प्रेम और क्षमा को महत्व को समझते हैं, मतलब इसी पे विश्वास हो जाता है कि प्यार है और उसके बाद क्षमा है, फॉरगिवनेस है, माफ़ी है। वो महसूस करता है कि नफरत और गुस्से के बजाय प्रेम और क्षमा जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ये एकदम सही बात है कि अगर आप किसी से, कोई आपको हर्ट कर रहा हो या फिर आप किसी को हर्ट कर रहे हो, कोई आपको हर्ट कर रहा हो, तो उससे नफ़रत मत करिए। बहुत ज़्यादा नफ़रत करने की ज़रूरत नहीं है। या अगर किसी का दिल जीतना चाहते हो उसे माफ़ करिए। ठीक है, अगर किसी का, तो उसको प्यार, कोई आपसे नफ़रत कर रहा है तो उससे प्यार करिए, मतलब कहा जा रहा है। और जिससे अगर कोई आपको हर्ट कर रहा है तो उसे नफ़रत नहीं, माफ़ी दे तो चलो, मतलब क्या उससे क्या होता है, जीवन बेहतर बनता है, ऐसा। नेक्स्ट वन पे आएंगे, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द प्ले विंडोज़। विंडोज़ भी इसमें कवर है। ठीक है, विंडोज़ जो इनका प्ले है, ये इनका मेन थीम क्या है बताना है। ठीक है, तो विंडोज़ जो है ये एक कॉमेडी है। ठीक है, 3 एक्ट में है गोल्सवर्दी का। इसमें पूछा गया है कि मेन थीम क्या है विंडोज़ की, मेन थीम क्या है, तो यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नैरो सेक्टेरियनिज्म एंड ग्रुपिनिज्म,
ग्रुपिज्म एंड द नीड फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, सिंपैथी एंड टॉलरेंस। ठीक है, विंडोज़ का जो प्ले है मुख्य रूप से समाज में विभाजन, एक संकीर्ण नैरो सोच या और आप गुटबाजी बोल सकते हो, जिसको सेक्टरिज्म एंड ग्रुपिज्म को उजागर किया गया है। और ये प्ले सिंपैथी यानी कि सहानुभूति, सहिष्णुता और परस्पर समझ की आवश्यकता पर जोर देता है। इसमें दिखाया गया कि कैसे मानवता और करुणा के माध्यम से समाज में सुधार किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे, व्हाट क्राइम डज फेथ कमिट इन विंडोज़। इसका बताना है क्या होगा। ठीक है, ओके ओके यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि जो फेथ है, फेथ एक गरीब महिला है, ये याद रखना है, एक पुअर लेडी है। फेथ जो है इस विंडो की कैरेक्टर है, एक गरीब महिला है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वो उसका क्राइम क्या होता है, थेफ्ट का कि इन्फेंटिसाइड का कि फ्रॉड का कि आर्सन का। तो फेथ जो है वो एक गरीब महिला है, अपनी कठिन परिस्थितियों के कारण वो क्या करती है, शिशु हत्या जैसा अपराध करती है। इन्फेंटिसाइड मतलब क्या होता है, शिशु हत्या। ये आपके वन वर्ड में भी पूछा जाता है। ठीक है, अब ये प्ले इस घटना के माध्यम से समाज की कठोरता और गरीबों को दुर्दशा का उजागर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका इन्फेंटिसाइड हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे, व्हाट ऑक्यूपेशन डज फेथ टेक अप आफ्टर बीइंग रिलीज फ्रॉम जेल इन विंडोज़। ठीक है, यहाँ पे बताना है कि व्हाट ऑक्यूपेशन डज फेथ टेक अप आफ्टर बीइंग रिलीज। जब ये जेल से बाहर होती है, जेल से रिहा होने के बाद फेथ का ऑक्यूपेशन क्या हो जाता है, वो क्या बन जाती है, सी मिस्ट्रेस या कुक, डोमेस्टिक सर्वेंट या टीचर क्या बन जाती है। तो जब ये जेल से बाहर होती है, जो फेथ है, ठीक है, विंडोज़ की ये कैरेक्टर है, ये क्या बन जाती है, एक डोमेस्टिक सर्वेंट बन जाती है। ठीक है, जेल से रिहा होने के बाद फेथ एक घरेलू नौकरानी के रूप में काम करने लग जाती है। और इस प्ले में ये दिखाता है कि कैसे पूर्व अपराधी समाज में एक नई शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। अपराधी जो होते हैं, देखिए जो अपराधी होते हैं वो जेल में चले जाते हैं, बाहर जब निकलते हैं तो एक अच्छा काम करने के लिए एक अच्छा काम वो करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, व्हाट डिफेंड्स फेथ व्हेन द मिस्ट्रेस आस्क हर टू लीव इन विंडोज़। तो यहाँ पे बताना है कि हु डिफेंड्स फेथ, फेथ को डिफेंस कौन करता है जब मिस्ट्रेस उससे पूछती है विंडोज़ में छोड़ने के लिए। तो हर फादर की जॉनी, पुलिस इंस्पेक्टर की लॉयर। तो जॉनी, अगर आपने पढ़ा होगा, जॉनी एक क्या है, एक युवा और सहानुभूतिपूर्ण व्यक्ति है। ठीक है, फेथ का बचाव करता है जब मालकिन उसे निकालने की कोशिश करती है, ये सहानुभूति और करुणा के महत्व को दर्शाता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, व्हाट इज़ द मेन प्रॉब्लम एड्रेस इन द फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव भी है यहाँ पे, फ्यूजिटिव मैंने पढ़ाया, मेरे चैनल पे है, इसको मैंने इसकी समरी पढ़ाई है, अच्छे से पढ़ाया है मैंने फ्यूजिटिव को। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाके ज़रूर चेकआउट करिएगा। ठीक है, फ्यूजिटिव मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। ओके, ओके तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि जो फ्यूजिटिव है उसका मेन प्रॉब्लम क्या है, मेन प्रॉब्लम एड्रेस, यानी कि फ्यूजिटिव में जो मेन थीम है, क्या दिखाया गया है फ्यूजिटिव में, जो मेन थीम है वो पूछा जा रहा है। ठीक है, फिनेंशियल हार्डशिप है कि अनहैप्पी मैरिज को दिखाया कि पॉलिटिकल करप्शन की सोशल इनइक्वलिटी। तो ये मैंने पढ़ाया था, इसमें जो मेन प्रॉब्लम है एड्रेस की जाती है वो अनहैप्पी मैरिज के बारे में दिखाया गया है, अनहैप्पी मैरिज के बारे में। ठीक है, प्ले का मुख्य विषय ही असफल विवाह है। ये दिखाता है कि कैसे एक हीरोइन के बीच, यानी कि नायक और नायिका के बीच मतभेद और असमानता उनके रिश्ते को अनस्टेबल कर देती है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, हु इज़ क्लेयर्स हस्बैंड इन द फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव के देखिए क्लेयर है ये, ठीक है, ये याद रखना है, क्लेयर है, ये मेन प्रोटैगनिस्ट है, फीमेल है, तो ये याद रखना है। ठीक है, प्रोटैगनिस्ट है। ओके, ये क्लेयर यही फीमेल है, फीमेल कैरेक्टर है। ठीक है, क्लेयर, ये इसी से यही जो रहती है, इसके और इसके हस्बैंड जॉर्ज डेडमोंड, इसके हस्बैंड का क्या नाम है, जॉर्ज डेडमोंड, ये इसके हस्बैंड का नाम रहता है। और ये दोनों शादी वगैरह कर लेते हैं, लेकिन एक दूसरे से ये क्लेयर खुश नहीं रहती है इसके हस्बैंड से, क्योंकि भाई इन दोनों में एक जो अनहैप्पी मैरिज चलती है। तो क्लेयर का जो पति है वो जॉर्ज डेडमंड है, जो कि एक व्यवसायिक और रूढ़िवादी व्यक्ति है। इस वजह से उनके वैवाहिक जीवन में असंतोष नाटक की मुख्य समस्या है, और मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। नेक्स्ट वन पे आएंगे,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू क्लेयर एट द एंड ऑफ फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव के अंत में क्लेयर के साथ क्या होता है? ये अपने हस्बैंड को छोड़ देती है। इसका एक दोस्त रहता है मैलिश, ठीक है, अभी आएगा आगे, ये मैंने पढ़ाया। इसका एक दोस्त रहता है, ये जब अपने हस्बैंड को छोड़ के मैलिश के पास आ जाती है, ये इसका दोस्त रहता है, लेकिन लास्ट में इसको भी छोड़ देती है। इसको यहाँ पे भी वो खुशी नहीं मिलती। इसको जो खुशी अपने हस्बैंड से चाहिए वहाँ पे भी नहीं मिलती, अपने हस्बैंड को भी छोड़ देती है। उसके बाद ये अपने एक मैलिश मेल कैरेक्टर है, यहाँ पे भी आते नहीं मिलता। लास्ट में ये चली जाती है कई जगह अपना मतलब रोड पे बेचती वगैरह भी है, ठीक है, टोकरी वोकरी बना के भी बेचती है, लेकिन कहीं पे भी इसको संतुष्टि मिलती है। एट द एंड ये क्या हो जाता है इसके साथ, सी कमिट सुसाइड, ठीक है, याद रखना है। तो प्ले के अंत में क्लेयर अपनी परिस्थितियों और समाज की असंवेदनशीलता से हार जाती है और आत्महत्या कर लेती है, ठीक है। और ये प्ले दिखाता है कि समाज में सहानुभूति और समझ की कितनी कमी है। इसको कहीं ना कहीं सहानुभूति या समझ नहीं रहती है, ना मिलती है सहानुभूति, ठीक है। व्हाट डज क्लेयर रियलाइज अबाउट हर सेल्फ एंड जॉर्ज इन द फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव में क्लेयर अपने और अपने हस्बैंड के बारे में क्या रियलाइज़ करती है? दे आर परफेक्टली कंपैटिबल, कि दे शेयर द सेम व्यूज़ एंड टेस्ट, कि दे आर नॉट ऑफ द सेम व्यूज़ एंड टेस्ट, कि दे नीड टू वर्क हार्डर ऑन दियर मैरिज। तो ये क्या अपने और अपने हस्बैंड के बारे में क्या सोचती है कि हमारी जो शादीशुदा जीवन है वो कैसा चल रहा है? हम एक परफेक्टली कंपैटिबल है, एक दूसरे के लिए परफेक्ट है, हमारा जो टेम्परामेंट है एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। ये सोचती है कि वो अपने व्यूज़, अपने टेस्ट को, मतलब हमारे जो व्यूज़ हैं, अपने नज़रिया, अपने टेस्ट, हर कोई वे दोनों शेयर करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। दे आर नॉट ऑफ द सेम व्यूज़ एंड टेस्ट। वे दोनों क्या होते हैं, एक व्यूज़ के, एक टेस्ट के नहीं होते हैं। जैसे क्लेयर है वैसा उसका हस्बैंड नहीं होता है, ठीक है। जैसा ये चाहती है अपने हस्बैंड से, तो क्लेयर समझती है कि वह और जॉर्ज विचारों और रुचियों में पूरी तरह से अलग हैं। यानी कि उसके जो विचार है, उसकी जो रुचि है, इंटरेस्ट, टेस्ट का मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट की बात हो रही है, ठीक है। उसके जो विचार है, व्यूज़ मतलब उसके विचार, उसकी थॉट्स, उसके इंटरेस्ट दोनों के अलग अलग हैं। ये उनके विवाह को असफल होने का मुख्य कारण है। यही रीज़न है, मुख्य रीज़न है उनके अनहैप्पी मैरिज का, ठीक है। हु इज़ मैलिश इन द फ्यूजिटिव, मैंने भी बताया फ्यूजिटिव में जो मैलिश है वो कौन है, सॉलिसिटर है या टोबैकोनिस्ट है, कि राइटर एंड क्लेयर्स फ्रेंड है, क्लेयर्स ब्रदर है। आपने बता दिया कि मैंने कहा था क्लेयर का फ्रेंड है, तो राइटर भी रहता है ये, और क्लेयर का दोस्त भी बन जाता है। अपने हस्बैंड को छोड़ के ये यहीं पे आती है इसी के पास, बट उसको यहाँ पे भी नहीं मिलता, ठीक है। मतलब वो चीज़ें, उसका व्यूज़, उसके थॉट्स इससे भी नहीं मिलते। कुछ तो मिल जाता है लेकिन पूरी तरह से नहीं मिलता। तो प्ले में क्लेयर का समर्थन तो करता है, लेकिन समाज और जॉर्ज के हस्तक्षेप के कारण वो भी कठिनाइयों अब बेचारा सामना भी करता है। इसके हस्बैंड को पता चल जाता है, बहुत सारी चीज़ें ये सामना भी करता है मैलिश, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, व्हाट हैपेंस टू मैलिस एज अ रिजल्ट ऑफ जॉर्ज फीलिंग फॉर डाइवोर्स इन द फ्यूजिटिव। तो मैलिस के साथ क्या होता है, व्हाट हैपेंस टू मैलिस एज अ रिजल्ट ऑफ जॉर्ज फीलिंग फॉर डाइवोर्स, ठीक है। क्या होता है फ्यूजिटिव में, डाइवोर्स, मतलब मैलिस के साथ क्या होता है, ठीक है। ही बिकम्स वेल्दी, कि रूइंड, वो बर्बाद हो जाता है। यही राइट आंसर है, ये याद रखना है, ठीक है। जब जॉर्ज तलाक के लिए मुकदमा दायर करता है तो मैलिश पर झूठे आरोप भी लगाए जाते हैं, जिससे उसकी सामाजिक और पेशेवर जो प्रतिष्ठा होती है वो बर्बाद हो जाती है, ठीक है। ये याद रखना है। जब ये डाइवोर्स के लिए ये मुकदमा दायर करता है, कौन, डेडमोंड, याद रखना है, जॉर्ज डेडमोंड, इसका हस्बैंड है क्लेयर का। ये अपने मतलब तलाक के लिए मुकदमा दायर कर देता है, उसमें ये मैलिश को भी नहीं छोड़ता, मैलिश पर झूठे झूठे आरोप भी लगाता है। मैलिश जो कि एक राइटर रहता है, उसके, और जब ये झूठे आरोप लग रहे हैं तो समाज में उसके जो एक प्रतिष्ठित आदमी रहता है, लेकिन इसके पेशेवर पर, इसके काम पर क्या हो जाता है, इसके सम्मान पर मतलब बर्बाद हो जाता है। इसी के कारण ही इज़ रूइंड, ओके, याद रखना है। इतना ही क्वेश्चन था, यस इतना ही क्वेश्चन था। तो ये मेरे पीडीएफ के क्वेश्चन है, आपको कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और ये पीडीएफ जल्द ही आप सबके सामने रहेंगी। मैंने 2 क्वेश्चन इसमें से करा दिए हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ के कुछ क्वेश्चन कराए थे, कुछ क्वेश्चन गॉल्सवर्दी के, इसी तरह आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, एकदम डिटेल में आपको मिलने वाले हैं। यानी कि राइटर और राइटर के प्लेस के साथ, ठीक है। तो जो कोई भी ये जो पीडीएफ है 199 में जो पीडीएफ है, इसमें 4 राइटर आपको मिलेंगे। 79 में आपको लिटरेरी टर्म्स, मूवमेंट, फिगर ऑफ स्पीच, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि कंप्लीट आपको अगर टीजीटी लेना है पीडीएफ तो 278 आपको पे करना होगा। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं।
ठीक है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके ये PDF को अवेल कर सकते हैं। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।